नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और आप देख रहे हैं अंतर्दृष्टि विचारों का संगम। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथी हैं मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों। साथियों, आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम सीधे सवालों से करेंगे। क्या विकास की कोई ऐसी कीमत भी हो सकती है जो हमारे अस्तित्व पे खतरा डाल दे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब उन आदिवासियों का विनाश है जो हजारों साल से उस जमीन जंगल के पहरेदार हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। चलते हैं चर्चा में। अष्टभुजा जी, अंडमान निकोबार की जो आदिम जनजाति है सोम्पेन, जो कि वहां की आदिम जनजाति है और जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई, और उनके संरक्षित क्षेत्रों में लाखों बाहरी लोगों का आना उनके अस्तित्व पे खतरा बन जाएगा, क्योंकि ना तो वो यहाँ की भाषा समझते हैं और ना ही यहाँ का कल्चर। और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में पेड़ लगाकर निकोबार के जंगलों की भरपाई की जा सकती है? क्या इस तरह का क्षतिपूरक वनीकरण का तर्क वैज्ञानिक और मानवीय रूप से ठीक है, या ये एक हिसाब से जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है? देखिए मनु जी, जब हम अंडमान निकोबार की जो पीबीटीजी जनजातियां हैं, जिसमें सोम्पेन जनजाति मुख्य रूप से है, तो हम केवल कुछ 100 लोगों की बात करते हैं जो 400-500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 के आसपास वो जनजाति हैं की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम मानवता के एक जीवंत इतिहास और अनूठी संस्कृति की बात करते हैं। और आपको पता है कि जो अंडमान निकोबार की सोम्पेन, अंडमानी या अन्य जनजातियां हैं, उनको भारत सरकार ने पीबीटीजी ग्रुप में रखा हुआ है। यहाँ पीबीटीजी का आशय है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिन्हें सरकार विशेष सुविधा देने का प्रयास करती है। और ये जातियाँ हजारों सालों से यहाँ के जंगलों और पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हुए सामंजस्य से रह रहे हैं। और यह जो विशाल मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको निकोबार प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके तहत बाहर के लोगों को, मुख्य रूप से जो मुख्य भारत की ज़मीन है, उनके लोगों को ले जा करके वहाँ समुद्र के बीच में जो खूबसूरत द्वीप है उस पर बसाने की बात हो रही है। और इसमें 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बसाने की बात है। और सामाजिक नजरिए से देखें तो इससे सांस्कृतिक नरसंहार जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी जो भारत की मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार के संवेदनशील द्वीप पर जाकर बसेगी, तो इससे वहाँ के जो आदिम जनजातियाँ हैं उनका न केवल जल जंगल जमीन छीनेगा, बल्कि बाहरी बीमारियों के प्रति जो उनका इम्यून सिस्टम है वह कमज़ोर हो जाएगा और शून्य की स्थिति में पहुँच जाएगा, जिससे उनका पूरा वंशज समय के साथ समाप्त हो जाएगा। और प्रशासन और सरकार द्वारा उनसे सहमति लेने की जो बात देश में उठी है, वह भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो समुदाय न तो हमारी भाषा से परिचित है, न ही हमारी व्यवस्था को समझता है, वह तो प्रकृति की प्रेमी है। वह मौसम और मानसून को समझता है, जल जंगल जमीन के दर्द को समझता है, पर्यावरण को समझता है और उसी के साथ तालमेल बैठा कर रहता है। तो वह इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिससे उसकी क्षति होगी, उसको सहमति कैसे दे देगा, कैसे हामी भर देगा? वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा दिया गया जो क्षतिपूरक वनीकरण की बात है, वह तर्क भी पूरी तरह से अतार्किक और अवैज्ञानिक लगता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार के कटने वाले करोड़ों वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। और इसके बदले में जो हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के शुष्क इलाकों में पेड़ लगाने की बात कही गई है और वादे दिखाए गए हैं, वह वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का फेफड़ा काट दिया जाए और उसके बदले प्लास्टिक का मास्क दे दिया जाए। आपको बता दें कि निकोबार के जंगलों की जो सुदृढ़ जैव विविधता है, जो वहाँ की मिट्टी और जलवायु का अंतर संबंध है,
उसे हरियाणा के मैदानों में कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। उसके संबंधों को यहाँ पर नहीं बैठाया जा सकता और यह केवल कागजों पर खाना पूर्ति करने जैसी स्थिति होगी। ठीक कह रहे हैं आप सर, क्योंकि ये तो मानवीय रूप से एक हिसाब से खाना पूर्ति करने वाली बात हो गई। क्योंकि ये तो इसको हम ऐसे जैसे गांव के भाषा में उसको ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई किसी को भूख आज लगी है और उसको आप कहते हैं कि अरे आप चिंता मत करिए, हम आपको 2 दिन के बाद खाना भरपेट खिला देंगे। तो जब व्यक्ति रह ही नहीं जाएगा तो आप भरपेट भोजन क्या कराएंगे, है ना। और मानवीय रूप से ये उन आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जिन्हें ये कहकर शांत किया जा रहा है कि हम यहाँ से हरियाली उजाड़ रहे हैं तो हम कहीं और हरियाली बढ़ा रहे हैं। सोचिए कि एक जो हजारों किलोमीटर दूर है हरियाणा, कहाँ ग्रेट निकोबार, और मतलब हम ग्रेट निकोबार में वन काट रहे हैं और हरियाणा में जाके लगाएंगे। तो क्या ये संभव है कि आप हरियाणा में वर्षा वन लगा पाएंगे? क्या हरियाणा में वर्षा वन उग पाएंगे? ये इनको कोई समझाए कि क्लाइमेट यहाँ की हरियाणा की क्लाइमेट अलाउ करेगी वर्षा वनों को, तो कम से कम जो इतने महान सुधी हमारे लोग बैठे हुए हैं नीति बनाने में, तो कम से कम उनको क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान पढ़ लेना चाहिए कि जलवायु क्या है और मिट्टी क्या है और किस प्रकार के वन कहाँ ग्रो कर पाएंगे। ये चीज जब तक जो नीति निर्माण कार्यकर्ता हैं, जब तक कि वो सही से समझेंगे नहीं, केवल आंखों पे पट्टी बांध ली है और बस एक ही बात है कि बस पैसा पैदा करना, पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि वर्तमान सरकार को तो पैसा यहाँ से इनसे लेना है और अपने इलेक्शन में खर्च करना है और चुनाव जीतना है। देखिए मनुप्रिया जी, हकीकत यह है कि हम एक जीवंत संस्कृति और यूनिक प्राकृतिक विरासत को महज प्रोजेक्ट की फाइल और कारपोरेट मुनाफे के लिए हमेशा के लिए मिटाने और नेस्तोनाबूद करने की कगार पर खड़े हैं। बहुत सही कहा सर आपने, क्योंकि अगर जरा सी भी मतलब मैं तो इसको सबसे ज्यादा इसके गुनहगार वो लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर वोट दे करके ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा रहे हैं। क्योंकि चाहे अरावली के जंगल हो या मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, अभी तक लाखों करोड़ों जंगल कट चुके हैं और आने वाले में और कटेंगे। और अगर आज भी हम इसमें जागरूक नहीं होंगे तो आज ग्रेट निकोबार की बारी है, कभी उत्तर प्रदेश की भी बारी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आदमी का लालच जो है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ता। खैर, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इस तमाम जो ये घटनाक्रम हो रहा है, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर वो जानने वाली ये है कि ये जो अंडमान निकोबार का ये जो क्षेत्र है वो ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। मतलब कि ये भूकंप के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो इसका उदाहरण भी है हमारे पास कि 2004 की जो सुनामी थी वो इसकी गवाह है कि कितना विनाशकारी हो सकता है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का आना। ऐसे में जब हजारों एकड़ का जो आपके जंगल कटेंगे, ठीक है, और उसके बाद हजारों करोड़ का कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण करना एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक साबित होगा। क्यों? क्या हमने प्रकृति की उस चेतावनी को नहीं समझा जो 2004 में प्रकृति ने दी है, या समय समय पर जो प्रकृति देती रहती है एक झटका और जो करोड़ों रुपए जो विकास के नाम पर, अब पता नहीं सरकार क्यों ऐसी जगह पर विकास कर रही है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे क्या उसका मेन मंतव्य क्या है, ये तो खैर अभी पता ही नहीं चल पाया है। और बस हम सब केवल सोच ही सकते हैं कि इस तरह के विनाशकारी स्थानों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप किया जा रहा है उसका अस्तित्व क्या है। तो जानते हैं सर से।
आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पे इस तरह का रिस्क लेना उचित है? देखिए मनुप्रिया जी, यह तो सच है कि प्रकृति की चेतावनी और 2004 के सुनामी वाले आपदा के दुर्दांत मंजर को नजरअंदाज करना इतिहास की सबसे महंगी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि भौगोलिक रूप से आप देखें तो जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, विशेष रूप से निकोबार का एरिया, वह इंडोनेशिया के सुंडा ट्रेंच के अत्यंत निकट है। और ट्रेंच कितनी गहरी खाई होती है समुद्र के धरातल पर, वह बेहद खतरनाक एरिया होता है और उससे लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे। और सुंडा ट्रेंच का जो एरिया है वह सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। और 2004 की जो सुनामी है उसको अभी महज 2 दशक हुए हैं। उस वक्त इस द्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वह 3 मीटर तक समा गया था। और 3 मीटर कितना होता है आप नाप करके देख लीजिए कि आप डूबेंगे या बचेंगे। और 2004 का वो सुनामी वाला मंजर चीख चीख करके कह रहा है कि यहाँ की जमीन स्थिर नहीं है। और जो आईएसओ का सिस्मिक जोन बंटवारा है, जिसमें इस क्षेत्र को श्रेणी 5 में रखा गया है, अर्थात यह एरिया सिस्मिक 5 जोन में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर उच्च तीव्रता वाली भूकंप कभी भी आ सकती है। और ऐसे अनिश्चित जमीन पर इतने महंगे प्रोजेक्ट जो 72,000 करोड़ से अधिक का है, से इतना भारी कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण तो है ही, इसके अलावा सार्वजनिक धन का यह जुआ है, समुद्र में पैसा फेंकने के बराबर है। क्योंकि आप इधर खड़ा करेंगे और सिस्मिक जोन 5 में होने के नाते वहां कब खतरनाक भूकंप आ जाएंगे और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएंगे, फिर पैसा वो लगाया हुआ बर्बाद हो जाएगा और जान माल की जो क्षति होगी उसका अंदाजा लगाना और उसके मूल्य को कैलकुलेट करना वो तो बेहद कठिन काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो वो बात हो गई कि आपने मान लीजिए आपने आज ये इतना पैसा जो जनता का है पैसा, मतलब वो पैसा आपका भी नहीं है। आप जो पैसा वहां फेंकने जा रहे हैं वो हम में से तमाम लोगों ने, चाहे इनकम टैक्स के रूप में दिया हो या टोल टैक्स दिया हो या क्रेता शुल्क, विक्रेता शुल्क और पता नहीं कितने कितने प्रकार के हम लोग पे शुल्क लगे हुए जो आम जनता को पता भी नहीं है। उन शुल्क से जो पैसा इकट्ठा होता है उस जनता के खून पसीने की कमाई को उठा करके किसी अडानी के प्रोजेक्ट के नाम पर वहां फेंकने जा रहे हैं भाई साहब। इसीलिए यदि भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यह मेगा प्रोजेक्ट घंटों में खंडहर में बदल सकता है, जिससे होने वाला आर्थिक नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा घाव छोड़ेगा। और इसके अलावा सुरक्षा का पहलू भी चिंताजनक है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ रहा है और आज जहां की जमीन धंसने के कगार पर है वहां इतना बड़ा निवेश करना समझदारी से परे लगता है। और कई रिपोर्टों में यह चेतावनी भी दी गई है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है अर्थात EIA है, उसमें भूकंपीय जोखिमों को उचित महत्व भी नहीं दिया गया है। और हम केवल कंक्रीट के खंभों पर भरोसा करके प्रकृति के क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते। विकास की अंधी दौड़ में हम यह भूल रहे हैं कि जो रणनीतिक संपत्ति है वह तभी काम आएगी जब वो संपत्ति सुरक्षित रहेगी। और सुनामी की यादों को दरकिनार कर विकास का यह मॉडल एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है जहां हम प्रकृति से सामंजस्य बिठाने के बजाय उसे चुनौती दे रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि ऐसी चुनौतियों का परिणाम हमेशा विनाशकारी और भयावह ही रहा है। ये तो बात बहुत ही उचित है, लेकिन इसी आलोक में एक प्रश्न और उठता है, क्या ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए कोई होलिस्टिक डेवलपमेंट की अप्रोच नहीं हो सकती थी? यानी कोई ऐसा वैकल्पिक मॉडल नहीं हो सकता था क्या जिसमें वहां के मूल निवासियों की राय भी शामिल हो, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां की आर्थिक स्थिति को सुधार सके? क्या वर्तमान का जो टॉप डाउन
मॉडल है, यानी कि ऊपर से जो थोपा गया विकास का इनका सिद्धांत है, ये लोकतंत्र के समावेशी विकास की भावना के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? आपको क्या लगता है? बाकी हम तो इस पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि क्या ये समावेशी विकास है या स्वयं का विकास है? देखिए मनु जी, विकास का मतलब केवल कंक्रीट, बंदरगाह और हवाई अड्डे नहीं होते। वास्तविक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, अर्थात समग्र विकास है, यह वह है जो वहाँ के भूगोल और समाज की आत्मा को समझता हो। और ग्रेट निकोबार के लिए एक ऐसा मॉडल अपनाया जा सकता था जो लो इम्पैक्ट टूरिज्म और टिकाऊ मछली पालन तथा वहाँ की जैव विविधता पर आधारित अनुसंधान पर केंद्रित हो। हम इसे एक इंटरनेशनल रिसर्च हब के रूप में विकसित कर सकते थे, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और समुद्री जीवन पर शोध करते। इससे स्थानीय आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना इस द्वीप की महत्ता को वैश्विक पटल पर रखा जा सकता था। लेकिन वर्तमान योजना में हमने सिंगापुर मॉडल को इस निकोबार आइलैंड पर थोपने की कोशिश की है, यह भूलते हुए कि निकोबार कोई खाली जमीन नहीं बल्कि एक जीवंत और संवेदनशील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो टॉप डाउन अप्रोच सीधे हमारे संघीय ढांचे और सहभागी लोकतंत्र अर्थात पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की भावना पर प्रहार करती है। और सबको पता है कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची जो आदिवासियों जनजातियों से संबंधित है को अपनी जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ग्राम सभाओं की आपत्तियों को या तो अनसुना कर दिया गया है या उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। और जब दिल्ली के कमरों में बैठकर यह तय किया जाता है कि निकोबार के जंगलों की जगह हरियाणा में पेड़ लगाए जाएंगे, तो यह स्थानीय लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान है। और आपको बता दें कि लोकतंत्र की खूबसूरती सहमति में है, आदेश में नहीं। यदि हम विकास के नाम पर वहाँ के मूल निवासियों, आदिवासियों और जनजातियों को उनके ही घर में अजनबी बना देंगे, तो यह विकास नहीं बल्कि एक आधुनिक उपनिवेशवाद होगा। यहाँ हमें एक ऐसे समावेशी मॉडल की जरूरत है जहाँ प्रकृति, आदिवासी और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी न हो बल्कि एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने और संतुलित रहे। बहुत ही अद्भुत विश्लेषण अष्टभुजा जी। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही, और कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। अगर आप सुधी श्रोता हैं, सुधी विद्वान हैं, अपने समाज, अपने देश, अपने घर के रक्षक हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट में बस लिखिएगा कि आपकी राय क्या है। तो साथियों, आपकी राय क्या है कि क्या आप एक शुद्ध हवा का बेहतर समाज चाहते हैं या आने वाले समय में विकास के नाम पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मुंह में लगाकर चलना चाहते हैं? और एक और प्रश्न कि क्या इस तरह के मॉडल आप चाहते हैं आपके शहर, आपके गांव, आपके देश में भी हो? और अगर नहीं हो तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए आपके दिल में क्या है और आपकी राय क्या है कि सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सरकार को एक समावेशी मॉडल लाना चाहिए या जो मॉडल चल रहा है वही ठीक है, या आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का आने वाला समाज चाहते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अवश्य प्रेषित कीजिएगा। ये प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारा ख्याल आपका विजन है। तो साथियों, चलते चलते एक ही बात कहूंगी, अमीर इस शहर ने बस्ती उजाड़ने की ठानी है, अमीर इस शहर ने बस्ती उजाड़ने की ठानी है, मगर ये भूल बैठे हैं कि कुदरत की अपनी कहानी है। जहाँ इंसान की हस्ती भी समंदर निगल लेता है, वहाँ दौलत के टापू बनाना बड़ी नादानी है।
बहुत बड़ी नादानी है। तो हमें इजाजत दीजिए, अपना प्यार हमें प्रेषित करते रहिएगा और हमसे रूबरू होते रहिएगा। तो जब तक रहेगा अंतर्दृष्टि, तब तक रहेगा आपका हमारा साथ निरंतर। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों।